एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चुनाव का संचालन। ये इस यूनिट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो पहले उसको देख लीजिए। ये उसी यूनिट का पार्ट 2 है। यूनिट नंबर हमारा 3 है। ये पॉलिटिकल साइंस BA प्रोग्राम, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस मेजर का ये 3rd यूनिट है 4th सेमेस्टर का। जो हमारा पेपर का नेम है वो है भारत के सार्वजनिक संस्थाएं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी हेडिंग देख लेंगे कि भारत में जो चुनाव आयोग है उसकी क्या शक्तियां हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आयोग के चुनाव संबंधी कार्यों और शक्तियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्रशासनिक। प्रशासनिक में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हम ये तीनों ही चीज़ें कवर कर चुके हैं। सेकंड है सलाहकार और थर्ड है हमारा अर्धन्यायिक। प्रशासनिक में चुनाव किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सलाहकारी में जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है किन किन मुद्दों पे, वो चीज़ का हमने उल्लेख किया है। और थर्ड है अर्धन्यायिक। इसमें जो चुनाव आयोग है किस तरीके से न्यायालय के रूप में काम करता है राजनीतिक दलों के लिए, उस चीज़ की हमने चर्चा करी है। इन तीनों के बारे में मैं इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों पर सलाह देने का अधिकार होता है, जो चुनाव के बाद अयोग्य हो जाते हैं। तो ये जो है पॉइंट सेकंड, ये सलाहकारी कार्य के अंतर्गत आ जाता है, जिसके अंदर ये हमें चुनाव आयोग को ये अधिकार है, ये उसका कार्य है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद में शामिल होने के बाद या राज्यसभा विधानसभा में शामिल होने के बाद जो चुनाव जीत जाते हैं, और जब चुनाव जीतने के बाद जब वो संसद में राज्यसभा विधानसभा में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद वो अयोग्य हो जाते हैं, तो उनके ऊपर विचार करके और जो राष्ट्रपति उसको सलाह देने का जो अधिकार है वो भी इन्हीं के पास है। थर्ड आ जाते हैं ये चुनावों में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता तैयार करता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अनुचित व्यवहार ना हो या सत्ता में बैठे लोग अपने अधिकारों का अनुचित रूप से दुरुपयोग ना करें। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो अपने अधिकार और शक्तियों के जो उपयोग है वो गलत तरीके से करे। अभी तो हमने शक्तियां देख ली, अब देखिए इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सबसे पहली है चुनाव के क्षेत्र को निर्धारित करना, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनको निर्धारित करना। देश भर में निर्वाचन क्षेत्र बनाना, ठीक है, यानी कि उनको आवंटित करना। उसके अलावा मतदाता सूची बनाना, अत्यंत करना, साथ ही सभी पात्र मतदाताओं का नामांकन करना। यानी कि बेसिकली क्या है कि ये देखना है कि कितने मतदाता हैं, उनकी सूची बनाना, उनकी सारी डिटेल फुलफिल करना, उसके अलावा उसमें अगर कोई संशोधन करना है वो सब करना, ठीक है। ये सब काम होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। उसके अलावा चुनाव कार्यक्रम और तरीकों को अधिसूचित करना, साथ ही नामांकन कागजी कार्रवाई की समीक्षा करना। यानी कि जो चुनावी कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसकी तारीख तय करना, टाइम तय करना, ठीक है, उसकी जगह तय करना। और उसके अलावा जो जो अधिकारी हैं, जो ऐसे प्रतिनिधि हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके जो कागजी दस्तावेज हैं उनकी जांच पड़ताल करना। उसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह देना, ये भी किसका काम है? ECI का काम है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे चुनाव आयोग के कार्य। 1950 से लेकर 1989 तक भारत में चुनाव आयोग ने एक सदनीय निकाय के रूप में काम किया था। फिर 89 से 90 तक इसने 2 और सदस्यों के साथ एक बहुसदस्य निकाय के रूप में काम किया। यानी कि जो 1950 से लेकर 1989 तक जो चुनाव आयोग था वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही चलाता था, जो चीफ होता था। उसके बाद जब 89 से 90 का टाइम आता है तो इसमें 2 और सदस्यों को ऐड कर लिया जाता है और एक बहुसदस्यीय निकाय बन जाता है। फिर जब 92 से 93 में फिर से भूमिका को एक दलीय निकाय में बांट दिया जाता है, यानी कि फिर से 2 सदस्यों को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य का यहाँ पे बना दिया जाता है आयोग, जिसे बाद में बहुदलीय निकाय में बदल दिया गया, जो अभी भी मौजूद है। यानी कि देखिए, पहले एक सदस्य था,
फिर उसमें 2 शामिल किए गए, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको 1 सदस्य बना दिया और उसके बाद फिर से इसको इसमें 2 सदस्य और शामिल कर दीजिए और अभी तक इसमें 2 ही सदस्य मतलब 3 सदस्य का ही चल रहा है। यानी कि एक तो हो गया जो चीफ होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद ऐसे 2 इलेक्शन कमिश्नर जो उसके नीचे यानी कि उसके अंडर काम करते हैं। तो एक तरीके से उनकी संरचना होगी कि किस तरीके से इनकी संरचना, किस तरीके से ये 1 से 2, 2 से 1 और फिर अगेन ये इसमें 2 और शामिल किए गए, उनको 3 का एक आयोग बनाया गया। अब यहाँ पे हम देख लेंगे भारत के चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका। यह भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का रक्षक है, यानी कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है। प्रत्येक चुनाव से पहले चुनाव आयोग उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए लोकतंत्र प्रक्रिया की गरिमा की रक्षा के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी करता है। आदर्श आचार संहिता के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ये किस तरीके की संहिता होती है जिसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती हैं जो राजनीतिक दल जो चुनाव में खड़े होते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर आता है निकाय, राजनीतिक दलों की निगरानी करता है और उन लोगों को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार है जो कार्यकाल चलाने के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट आ जाता है चुनाव आयोग उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए अभियान खर्च प्रतिबंध करता है, साथ ही व्यय पर भी निगरानी रखता है। यानी कि जो चुनाव आयोग है वो हर एक पार्टी, हर एक उम्मीदवार के लिए एक चीज तय करके रखता है कि हाँ इतना ही वो अपने प्रचार के ऊपर, अपने अभियानों के ऊपर इतना ही पैसा खर्च करेगा और इन चीजों की वो निगरानी भी रखता है। योगदान पर कर लाभ प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को ईसीआई को वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो योगदान वो दे रहे हैं उस पे कर अर्जित करने के लिए जो भी राजनीतिक दल होते हैं उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वार्षिक रूप से एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसके बाद आता है निकाय को राजनीतिक दलों की नियमित आधार पर लेख परिचित वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करना भी आवश्यक होता है। यानी कि जो चुनाव आयोग है वो सभी जो राजनीतिक दल होते हैं उनको नियमित रूप से एक वित्तीय रिपोर्ट भी तैयार करके देता है जो कि एक आवश्यक कार्य होता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका इस तरीके से जो चुनाव आयोग है वो अदा करता है। उसके बाद है भारत के चुनाव आयोग को सहायता। तो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग को उप चुनाव आयुक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें सिविल सेवाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो सिविल सेवाएं कौन सी होती हैं? यूपीएससी की, यानी कि यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस होते हैं इनके द्वारा जो उप चुनाव आयुक्त हैं उनको सेवा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है राज्य स्तर पर क्या होता है? राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत के चुनाव आयोग को सहायता प्रदान करता है। जिला स्तर पर एक जिला रिटर्निंग अधिकारी चुनाव आयोग को सहायता प्रदान करता है। तो देखिए राष्ट्र स्तर पे कौन करता है? जो सिविल सेवाओं में जो लोग काम कर रहे थे, कि आईएएस आईपीएस। उसके अलावा राज्य स्तर पर कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जिला स्तर पर कौन हेल्प करता है? जिला रिटर्निंग अधिकारी। तो ये जो चुनाव आयोग को जो सहायता प्रदान करते हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम देख लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त को किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने का वही तरीका है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है। यानी कि जिस प्रोसीजर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी प्रोसीजर के थ्रू मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उसे राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है यदि संसद के दोनों जो सदन हैं वो एक ऐसा विशेष जो बहुमत है वो साबित कर दें, ऐसा प्रस्ताव पारित कर दें जो कि ये साबित कर सके कि उसने कुछ दुर्व्यवहार किया है या फिर वो उस क्षमता में नहीं है। यानी कि अक्षमता के आधार पर और दुर्व्यवहार के आधार पर दोनों सदन एक विशेष बहुमत शामिल कर मतलब पारित कर देते हैं राष्ट्रपति के सामने, तभी राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो नतीजतन
राष्ट्रपति द्वारा आयुक्त किए जाने के बावजूद वह राष्ट्रपति की इच्छा के बिना पद धारण नहीं कर सकता है। किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को केवल तभी हटाया जा सकता है जब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो उसकी सिफारिश करे हटाने के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसके पास अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटने का विकल्प होता है यदि वो इस्तीफा देना चाहे तो। उसके अलावा जो ईसीआई है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके लिए किस टाइप की चुनौतियां हैं, हम एक बार चुनौतियों को भी देख लेते हैं। चुनौतियां कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं संविधान में निर्देशित नहीं है, यानी कि जो चुनाव आयोग में सदस्य जो होते हैं उनको पहचानने के लिए उनकी जो योग्यताएं हैं वो किसी भी तरीके से संविधान के अंदर नहीं लिखी गई हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों की शर्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, 2019 में आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं के साथ चुनाव आयोग पहले की तरह सुर्खियों में आ गया। यानी कि 2019 में जो आम चुनाव हुए उसमें जो आचार संहिता लागू की गई थी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ। ठीक है, जिस वजह से जो चुनाव आयोग है वो जिस तरीके से पहले सुर्खियों में था सेम उसी तरीके से सुर्खियों में आ गया था। सेवावृत्त होने या छोड़ने के बाद उन्हें भविष्य के कार्यों में प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण उन राज्यों में कुछ अधिकारियों के कार्यों पर रिपोर्ट करते हैं जहां चुनाव होंगे। उसके अलावा एक अधिकारी के ट्रांसफर पर केवल सरकार का अधिकार होता है। ईवीएम में खराबी, हैक होने या फिर वोटिंग रिकॉर्ड करने में विफल होने के आरोप में चुनाव आयोग में जनता के विश्वास को कम कर दिया। यानी कि हुआ क्या कि ईवीएम में कई बार खराबी आ जाती है, ठीक है, हैक हो जाते हैं, कई बार इस तरीके का डर लगा रहता है, वोटिंग कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो इन सभी घटनाएं जो हुई है ना उस वजह से चुनाव आयोग पर जो जनता है वो कम विश्वास करने लगी है अब। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है फुली कंप्लीट हो जाता है। ये इसका सेकेंड पार्ट था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने हर एक चीज़ देख ली है, मतलब हर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है, महत्व पढ़ा दिए, विशेषताएं पढ़ा दी, ठीक है, चुनौतियां मैंने आपको बता दी हैं। चुनौतियां और जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।